हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कविता चौधरी लेकर आ गई हूँ आपके सामने नया सब्जेक्ट, नया चैप्टर। सबसे पहले मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे चैप्टर, सारे टॉपिक कवर्स हो चुके हैं। आप जाइए, आप जितना भी प्लेलिस्ट है उसका सारे वीडियोस आप देखिए, ठीक है। उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक। आप उसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया सब्जेक्ट हमारा नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो नर्सिंग फाउंडेशन का आज पहला चैप्टर हमारा क्या है? हमारा हेल्थ एंड इलनेस, पहला चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें है डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डिफाइन हेल्थ, डिस्कस द मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स, एक्सप्लेन हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टेनम, डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सारे कवर किए गए हैं इसमें। एक्सप्लेन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस, इलस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ इलनेस, ठीक है, एंड इलनेस बिहेवियर एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ठीक है। हम इन सभी को आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या होता है मीनिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है हमारी मीनिंग ऑफ हेल्थ से, ठीक। तो हेल्थ का क्या मीनिंग इसमें दिया गया है? हेल्थ इज मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ इलनेस। इसका मतलब ये है कि हेल्थ बस उतना ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, वो उससे कहीं ज्यादा है। कैसे ज्यादा है हम देखेंगे। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच ए पर्सन मूव्स टूवर्ड्स हिज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल। ये एक्टिव प्रोसेस क्यों है? ये एक्टिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो पर्सन है वो वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके, ठीक, अवेयरनेस क्रिएट करके, हेल्थ एजुकेशन लेकर, ठीक है, जो भी है हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट जो भी है, जो भी प्रोग्राम चलाए उन सभी का यूज करके, ठीक है, अपने आप को हर एक डायमेंशन में हेल्दी रखता है, ठीक है। तो हेल्थ बस इतना नहीं है कि डिजीज नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ मोर देन अब्सेंस ऑफ डिजीज है, ठीक है, मोर देन अब्सेंस ऑफ इलनेस है, ये इसका मीनिंग है। और क्या है इसमें? हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो हमारे WHO ने दिया है, ठीक है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप इसको जरूर याद रखें क्योंकि किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्थ का डेफिनेशन याद होना ही चाहिए। तो WHO ने जो होता है 1947 में हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, देखिए, फिजिकल, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity, ठीक है। स्टेट हेल्थ को कैसे डिफाइन किया कि बस इतना नहीं है कि डिजीज अब्सेंस है तो कोई भी पर्सन हेल्दी है। क्या क्या बैलेंस होना चाहिए उसमें? उसका जो होना चाहिए फिजिकल डोमेन, उसका मेंटल डोमेन और उसका सोशल डोमेन, ये जो 3 डोमेन है अगर किसी पर्सन में ये तीनों बैलेंस्ड है, वेल फंक्शनल है, तो वो पर्सन क्या है? वो हेल्दी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको जरूर याद रखें, ठीक। अगला जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? डोरोथिया ऑरेन ने। इन्होंने क्या बताया है हेल्थ के बारे में? हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग when they are structurally and functionally whole और sound। इन्होंने बताया हेल्थ और हेल्दी जो टर्म है वो एक्चुअली क्या डिफाइन करता है कि जो भी कोई लिविंग है, ठीक है, वो ह्यूमंस हो गए, वो कोई भी हो गया, लिविंग्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी है, यानी हमारी बॉडी से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी हो गई, अगर वो पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड है, हार्मोनियस है, वो काम कर रही है, ठीक है, अपना एक मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, तो वो क्या है? वो पर्सन हेल्दी है, ठीक। अगला जो डेफिनेशन है वो क्या है? वर्जीनिया हेंडरसन के अकॉर्डिंग, ठीक, इन्होंने क्या बताया? नर्सिंग एज यूनिक फंक्शन टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल, ठीक है, नर्सिंग का तो यूनिक फंक्शन है ही इन द परफॉर्मेंस ऑफ द दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, ठीक, और पीसफुल डेथ unaided if he had the necessary strength, will और known knowledge, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है, इन्होंने हेल्थ को जो होता है वो नर्सिंग की एक कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने की कोशिश की है। क्या किया है कि
नर्सिंग एज यूनिक फंक्शन, मतलब नर्सिंग का एक यूनिक फंक्शन इसमें बताया गया है कि कैसे जो होता है नर्सेज जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल को उनके सिकनेस में जो होती हैं वो कैसे असिस्ट करती है और उन्हें वेलनेस की तरफ प्रमोट करती है अपने वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है ये एक बेसिक मीनिंग हेल्थ के बारे में नर्सिंग से रिलेट करके बताया गया है। अगला जो है हिल्डेगार्ड पेप्लाउ ने, इन्होंने क्या बताया, हिल्डेगार्ड पेप्लाउ ने, इन्होंने नर्सिंग इज द थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस which functions in coordinate with human process of individual in community। ठीक है, ये बेसिकली जो होता है नर्सिंग से रिलेट इन्होंने भी हेल्थ को किया है कि थेरेपेटिक जो होता है इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है कि कैसे जो होता है उनमें एक इंटरपर्सनल प्रोसेस मेंटेन करता है ताकि उसका एक ओवरऑल हेल्थ मेंटेन हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ डेफिनेशन, कुछ मीनिंग्स हो गए। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को हम समझते हैं बेसिकली क्या, कैसे उसे डिफाइन किया गया है, क्या इसका मीनिंग है, कैसे उसे रिलेट किया गया है, किन किन चीज़ों से रिलेट किया है, वो हमारा कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा बताया गया है वो हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा कि हम नाम में ही समझ रहे हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिलेटेड है, तो ये जो बेस्ड है ये हमारा जर्म थियरी पे बेस्ड है, जर्म थियरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड है। ठीक है, जर्म थियरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड है। बेसिकली इसमें क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में कोई भी पर्सन हेल्दी है तब जब उसे भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, उसे कोई भी डिजीज नहीं है, मतलब अब्सेंस ऑफ डिजीज। ये कॉन्सेप्ट हेल्थ के बारे में इस तरीके से बताता है। ठीक है, और किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ऑन ट्रीटमेंट, मतलब जो भी आपका डिजीज हुआ उसके साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, एंड नॉट प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन पे नहीं बेस्ड है। अगर उसे डिजीज हो चुकी है तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इसमें प्रिवेंशन का कोई रोल नहीं है। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का, अब इकोलॉजिकल का मीनिंग क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि बैलेंस बिटवीन, मान लीजिए अगर हेल्थ की बात हो रही है तो ह्यूमंस की बात हो रही है, तो ह्यूमन और ह्यूमन के सराउंडिंग जो भी है उनके बीच में बैलेंस कैसा है वो उसका हो गया इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। अब इसमें हेल्थ कैसे अफेक्ट होता है, हेल्थ इज ए बैलेंस बिटवीन द पर्संस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, उसका सराउंडिंग, उसका इन्वायरमेंट। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंस होता है तो वो क्या कॉज करेगा, वो डिजीज कॉज करेगा। तो हेल्थ, हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट और पर्सन है उसके बीच में बैलेंस होना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो साइको सोशियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइको सोशियल कॉन्सेप्ट, दो फैक्टर इसमें डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा साइको फैक्टर, दूसरा हो गया सोशल फैक्टर। ठीक है, साइको फैक्टर। अब साइको फैक्टर की बात हो गई तो इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गया। अब सोशल फैक्टर की बात करें तो उसका कैसा हार्मोनियस बैलेंस है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सोशल कनेक्शन से रिलेटेड हो गया, सोशल कनेक्शन हो गया। ठीक है, कनेक्शन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, ये सारे और भी फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों का बैलेंस होता है। ठीक है, जब प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, बैलेंस होता है, ठीक, तब क्या होता है किसी भी पर्सन के पास साइको सोशियल एक जो होता है हेल्थ होता है, मतलब उसका साइकोलॉजिकल डोमेन भी सही है और उसका क्या सोशियोलॉजिकल डोमेन भी सही है, तो मतलब वो हेल्दी है। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर।
ठीक है। सोशल हमारे फैक्टर हमारे सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अगर उनमें प्रॉपर बैलेंस है, प्रॉपर फंक्शनिंग है, ठीक, तो हमारा सोशल डोमेन क्या है, सोशल डोमेन से कोई भी पर्सन हेल्दी है। साइकोलॉजिकल, अगर उसके पास अच्छा मेंटल हेल्थ है, अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, अच्छा एडॉप्टेशन है, ठीक है, अच्छा एडॉप्टेशन स्किल है, कैपेबिलिटी है, ठीक, तो वो पर्सन क्या है, साइकोलॉजिकली हेल्दी है। एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है, कल्चरल बिलीफ के साथ अगर वो बैलेंस कर रहा है तो वो कल्चरली क्या है, वो हेल्दी है। तो ये 3 डोमेन हमारा हो गया, ये साइको सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर जो होता है हेल्थ को बताते हैं। अगला जो हमारा हो गया वो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है मल्टी डायमेंशनल से, ठीक है, मल्टी डायमेंशन ऑफ हेल्थ से, ठीक है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन मतलब बेसिकली डायमेंशंस क्या होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, एक एरिया मान लीजिए जिसमें जो होता है ओवरऑल जिसकी फंक्शन किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करे। डायमेंशन वो एरिया, मान लीजिए सोशल एरिया हो गया, ठीक है, मान लीजिए सोशल फैक्टर हो गया, मान लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक, तो एक डायमेंशन होता है, एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में बताता है, ठीक। तो हॉलिस्टिक जो होता है ये मल्टी डायमेंशन पे बेस्ड है, मतलब इसमें क्या है, इस पे आपका फिजिकल आ गया, आपका सोशल आ गया, ठीक, सोशल आ गया, कल्चरल आ गया, साइकोलॉजिकल आ गया, इंटेलेक्चुअल आ गया, स्पिरिचुअल आ गया। तो ये जितने भी डोमेन है हेल्थ हेल्थ के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए, किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक, वो हॉलिस्टिक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये क्या बताते हैं, ऑल डायमेंशन इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ईटीसी और भी ज्यादा हैं, आर इंटरकनेक्टेड, मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका वर्किंग जो होता है आपस में बैलेंस होता है। फोकस ऑन द होल पर्सन नॉट जस्ट सिम्टम, ये पूरे पर्सन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, उसका ओवरऑल, उसका हर एक डोमेन जो भी यहाँ पर दिया गया है वो पर्सन के हर एक डोमेन पे फोकस करता है, ना कि उसका बस एक डिजीज के किसी सिम्टम पर, ठीक है। तो हेल्थ को होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से जो होता है वो डिफाइन करता है। अगला जो हमारा इसमें दिया गया है मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड। बेसिकली हेल्थ एंड इलनेस इस चैप्टर में मैस्लो हायरार्की ऑफ द नीड इसलिए दिया गया है, इसलिए बताया गया है क्योंकि जो होता है हेल्थ मैस्लो हायरार्की जो है इन्होंने बताया था हमारा ह्यूमन नीड्स के बारे में। बेसिकली कोई भी ह्यूमन जो होता है उसकी कितनी नीड होती है और कितने लेवल पे जो होता है वो डिवाइडेड होता है, ठीक। जब इनको वो प्रॉपरली अचीव कर पाता है, उनमें बैलेंस एस्टेब्लिश कर पाता है, तब वो पर्सन क्या होता है, वो हेल्दी होता है। तो इन्होंने जो होता है ह्यूमन नीड्स को हेल्थ से रिलेट करने के लिए एक थियरी दी थी, ठीक है, और यहाँ पर इस चैप्टर में देने का पर्पज भी इसका यही है, ठीक। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड मैंने साइकोलॉजी में भी ऑलरेडी बताया था मोटिवेशन के चैप्टर में, पर मैं यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ, जस्ट समराइज कर देती हूँ। पहला जो स्टेट है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक, फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है, बेसिकली हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक, बेसिक नीड में हमारा आ गया एयर, वाटर, शेल्टर, रेस्ट, स्लीप, एक्टिविटी, ठीक, एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ये हमारे आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। तो इनका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, एयर, वाटर, ये सारे जो होते फिजियोलॉजिकल नीड अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो हेल्थ को क्या करेंगे, वो एल्टर करेंगे। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो मल न्यूट्रिशन में जाएगा, ठीक है, और भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डिफिशियंसी से रिलेटेड डिजीज कॉज करेगा। तो वो बेसिकली क्या करेगा, हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ ले जाएगा, ठीक। दूसरा जो नीड होता है मैस्लो का वो क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। पहला तो हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉब फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट इस तरीके का होना चाहिए ताकि आप एक जो होता है सेफ्टी का सेंस रख पाए। तो इसके लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या कॉज करेगा, कैसे अनहेल्दी कर देगा पर्सन को। पहली चीज, अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, करियर का प्रेशर है, नहीं टाइम पे अचीव हो रहा है, तो मेंटली डिस्टर्ब करेगा और फिर बाद में क्या करेगा, फिजिकली डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, मेंटली और फिर फिजिकली डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अगला जो हमारा नीड है वो क्या है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस।
ये क्यों कंप्लीट होना जरूरी है? फ्रेंडशिप, लव, फैमिली एंड रिलेशनशिप, ये क्यों होना जरूरी है? क्योंकि जब ये होता है तो किसी भी इंसान का जो एक इंटरनल इमोशंस हैं, ठीक है, उसके जो बिलीफ है, क्योंकि ह्यूमन का ये बेसिक नेचर है कि वो दूसरों से कनेक्शन उसे रखना ही होता है, एक रिलेशनशिप उनके लाइफ में होना ही चाहिए, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम एक होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगेंगे, डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी अल्टीमेटली हेल्थ को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है नेगेटिव तरीके से। अगला जो हमारा नीड इन्होंने बताया वो क्या है? सेल्फ स्टीम। ठीक, सेल्फ स्टीम में क्या है? फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड, ठीक है, और क्या मिलना चाहिए? दूसरों से जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने। बेसिकली जो सेल्फ स्टीम क्या है? रिस्पेक्ट पे, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये क्यों होना चाहिए? ये जरूरी है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हेल्थ केवल एक डोमेन तक लिमिटेड नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल, सोशल, हर एक लेवल पे डिपेंड करता है। तो अगर उसमें सेल्फ स्टीम अच्छा नहीं होगा तो वो सोशल डोमेन भी उसका डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सेल्फ स्टीम अच्छा नहीं है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, और वो लोगों में उतना इफेक्टिव, प्रोडक्टिव अपना एक कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, और ना ही वो सोसाइटी में लोगों से अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है उसका सोशल डोमेन जो हेल्थ का है वो अल्टर हो सकता है, और भी जो होता है साइकोलॉजिकल डोमेन भी अल्टर हो सकता है, ठीक। अगला जो हमारा लास्ट वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है? डेवलप वंस मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वंस एबिलिटीज एंड क्वालिटीज। एक्चुअलाइजेशन का मतलब यही है कि एट द लास्ट वो अपना एक मैक्सिमम पोटेंशियल रियलाइज करता है, पर अगर अगर ये नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो वो भी क्या करेगा? उसके साइकोलॉजिकल जो हेल्थ सिस्टम है, जो उसका एक डोमेन है, उसको क्या करेगा? वो अल्टर करेगा, ठीक है। जो सेंस ऑफ वेल बीइंग, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस जो एक फील होता है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, और इनका किसी भी ह्यूमन के लाइफ में कंप्लीट होना जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, ठीक। अगला जो हमारा आ गया हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम एक तरीके का मॉडल है जो कि बताता है कोई भी ह्यूमन अपने लाइफ में किस तरीके से मेंटेन कर सकता है हेल्दी कंडीशंस को, कैसे वो हेल्थ की तरफ आगे जा सकता है, और कैसे वो डिसेबिलिटी की तरफ आगे जा सकता है, ठीक। तो हम इसमें समझते हैं द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम इज ए मॉडल दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, बस जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, उसमें और भी सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं, ठीक है, बट ए डायनामिक एंड, ठीक है, ये जरूरी है, डायनामिक एंड कंसिस्टेंटली चेंजिंग स्टेट। मतलब क्या है? हेल्थ क्या है? वो कंसिस्टेंटली चेंज स्टेज है, मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक। आगे हम उनको समझेंगे। It represent a range or spectrum of person health status from high level wellness to death। मतलब ये रेंज है क्या कि एक न्यूट्रल पॉइंट से वो एक वेलनेस, हाई लेवल ऑफ हेल्थ पे जा सकता है, नहीं तो फिर वो किस पे जा सकता है? हाई लेवल ऑफ इलनेस पे जा सकता है। तो हेल्थ एंड इलनेस जो कॉन्टिनम है वो इस तरीके से एक हेल्थ का एक मॉडल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे हम इसमें और देखते हैं डिटेल्स, ठीक है। इसमें क्या है? डेफिनेशन क्या दिया गया है? द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम इज द कॉन्सेप्ट दैट व्यूज हेल्थ एज कंसिस्टेंटली चेंजिंग स्टेट, ठीक है। ये कैसे बताता है? हेल्थ क्या है? कंसिस्टेंटली चेंजिंग स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट पे इसमें चेंज आ सकता है, विथ हाई लेवल वेलनेस एंड डेथ एट अपोजिट साइड्स, ठीक। तो ये इमेज आप देखिए, ठीक है, इस इमेज में क्लियरली बताया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया न्यूट्रल पॉइंट, ठीक, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। मान लीजिए कोई भी पर्सन, मान लीजिए कोई भी पर्सन यहाँ पर खड़ा है, कोई पर्सन ए है, ठीक, कोई पर्सन ए है यहाँ पर खड़ा है, ठीक, न्यूट्रल पॉइंट पे। अभी वो क्या है? ना वो बहुत ज्यादा हेल्दी स्टेटस में गया है और ना ही वो डिजीज कंडीशन में गया है, वो न्यूट्रल पे है, ठीक। अब हम हेल्थ की तरफ जाते हैं, ठीक, हमारा हो गया राइट साइड। हम हेल्थ की तरफ कैसे जाएंगे? अवेयरनेस, जितना अच्छा हमें अवेयरनेस होगा, हमारे पास नॉलेज होगा डिजीजेस के बारे में, ठीक है, अवेयर होंगे हम, रिस्क फैक्टर के बारे में अवेयर होंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, अवेयरनेस। तो ये क्या करेंगे? अगर कोई पर्सन, ये पर्सन ए अगर अवेयर है तो वो हेल्थ की तरफ क्या होगा? एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर उसके पास अवेयरनेस है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये पर्सन के पास अवेयरनेस है,
ए पर्सन अवेयरनेस है। अब उसके पास एजुकेशन, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन, जो भी डिजीज से रिलेटेड हो गया, साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड हो गया, रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हो गया, डिजीज हो गया तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड हो गया, एजुकेशन है उसे, बेसिकली ये है कि वो एजुकेटेड है हेल्थ के ऑल जितने डोमेन है, ठीक है, जितने भी डोमेन है उनको कैसे हेल्दी कंडीशन में मेंटेन करना है उससे जो है वो अवेयर है और एजुकेटेड है। तो वो क्या करेगा, वो हेल्थ से, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरे स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है, वो हेल्थ के दूसरे स्टेप पे पहुंच गया। अब पर्सन ए क्या करेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इतना अगर ये दो फैक्टर उसके पास है तो क्या, अब वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, मतलब वो हेल्दी कंडीशन में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। अब क्या है, अब लास्ट जो हमारा स्टेप है, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। अब ये तीनों अगर फैक्टर उसके पास है तब क्या होगा, ये हाई लेवल वेलनेस अचीव कर लेगा, ठीक। हाई लेवल मतलब उसकी हेल्थ के जितने भी डोमेन जो डिफाइन किए गए हैं, मतलब वो सारे डोमेन क्या है, बैलेंस्ड है और प्रॉपर फंक्शन में है, ठीक। ये हमारा हेल्थ का कंडीशन हो गया। अब हम न्यूट्रल पॉइंट से क्या करें, हम लेफ्ट की तरफ आते हैं, ठीक। अब हमारा पर्सन है लेफ्ट की तरफ आएगा, तो लेफ्ट की तरफ जब ये आएगा तो पहला क्या इसमें पड़ेगा, साइन। साइन जो होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टर्म, मतलब क्या है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है। बेसिकली ये किसी डिजीज के लिए जो होता है एक टर्म बनाया गया है। जब कोई भी डिजीज किसी पर्सन को होता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक जो होता है वो साइन आते हैं, जो कि कोई भी फिजिशियन ऑब्जर्व करता है अपने नॉलेज और स्किल के बेस्ड पे, ठीक। तो इस पे आएगा, तो कोई भी पर्सन अगर डिजीज कंडीशन में आ रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, छोटे मोटे साइंस आने शुरू होंगे, ठीक। अब उसके बाद ये पहला उसका हो गया, अब ये आ गया दूसरे पे ये आया तो उसमें क्या होगा, सिम्टम्स आने शुरू होंगे, ठीक। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी डिजीज के स्पेसिफिक जो होते हैं वो एक लक्षण होते हैं, लेकिन इनको क्या किया, मेजर नहीं किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है लेकिन मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब इसमें क्या है, अब ये दूसरा स्टेप हो गया, अब सिम्टम्स में आ गए, ठीक, सिम्टम्स में डेवलप हो गया। अब ये तीसरे स्टेप में कहा जाएगा, अब ये जाएगा डिसेबिलिटी पे, ठीक। पर्सन ए डिसेबिलिटी पे है। अब साइन एंड सिम्टम किसी पर्सन में डेवलप हो गए, उसने इस बीच में ना तो ट्रीटमेंट लिया, ना उसके पास अवेयरनेस है, ना उसके पास एजुकेशन है, ना उसने ट्रीटमेंट लिया, तो अब ये जाएगा डिसेबिलिटी पे, ठीक है। उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो बॉडी के फंक्शंस हो गए, ठीक, वो अल्टर होंगे, उसके जो जितने भी हेल्थ के डोमेन है उनके फंक्शन है वो अल्टर होने शुरू होंगे। तो तीसरा स्टेप हो गया डिसेबिलिटी, और चौथा हमारा फाइनल हो गया क्या, प्रीमेच्योर डेथ, ठीक। लास्ट में हमारा क्या होगा, प्रीमेच्योर डेथ होगा, मतलब उसका डेथ जिस टाइम पे नहीं होना चाहिए वो इलनेस की वजह से उसका डेथ हो गया, ठीक। अब इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, तो जो ये पर्सन ए है अगर उसको साइन एंड सिम्टम यहाँ पर स्पेसिफिक आ रहे हैं तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन के थ्रू जो है वो अगर इनसे अवेयर है तो उनसे क्या करेगा, वो टाइम पे जाके थेरेपिस्ट के पास जाएगा, उसका इलाज होगा, तो साइन एंड सिम्टम जो होंगे वो मैनेज हो जाएंगे, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं डिसेबिलिटी, अगर कोई फंक्शनल डिसेबिलिटी हो गई है तो उससे रिलेटेड जो होता है वेरियस जो होते हैं ट्रीटमेंट मौजूद हैं, जितने भी डिजीज से रिलेटेड है तो उनका ट्रीटमेंट होगा, तो हो सकता है कि वो डिसेबिलिटी से क्या हो, इधर की तरफ मूव हो जाए, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगर आपके साइन एंड सिम्टम है, अगर आप वहाँ पर प्रॉपर जो होता है ट्रीटमेंट ले लें, ठीक है, टाइम पे आपका डायग्नोसिस हो जाए, तो आप जो होता है वो इस तरफ से डिजीज की तरफ से आप हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। पहले आप न्यूट्रल पॉइंट पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे जो होता है आप हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिम्टम से आगे बढ़ चुके हैं, डिसेबिलिटी तक आ चुके हैं, तो वहाँ पर चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, हेल्थ की तरफ वापस आने के, ठीक। तो ये हमारा जो हो गया, ये हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल हो गया। इस तरीके से जो होता है वो हेल्थ को डिफाइन करता है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला आ गया इसमें इनकम एंड सोशल स्टेटस। तो जितने भी हमने पढ़े थे डोमेन, ठीक है, कॉन्सेप्ट में हमने जितने भी डोमेन्स पढ़े थे, अगर उन डोमेन्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक फैक्टर की तरह काम कर सकता है जो कि हेल्थ को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक। इनकम एंड सोशल स्टेटस, हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस आर लिंक टू बेटर हेल्थ। क्यों, क्योंकि हायर अगर
किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा, तो वो अच्छा जो होता है एजुकेशन पहले पाएगा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो उसके पास एक अच्छा हेल्थ स्टेटस होगा। इसलिए इसको रिलेट किया गया है इससे। एंड ग्रेटर द गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट पीपुल द ग्रेटर द डिफरेंस इन द हेल्थ। मतलब वही है कि जो लोग जो होते हैं रिच होते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है ट्रीटमेंट का, वो उतनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनको ट्रीटमेंट वो मिलती हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन्हें इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो इस वजह से भी जो होता है एक तरीके से डिजीज़ की तरफ जो होता है वो पुअर लोग बढ़ जाते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है एजुकेशन। ठीक है, अगला फैक्टर है एजुकेशन। जितना ज़्यादा हमने हेल्थ एंड कॉन्टिनम में पढ़ा मॉडल में कि एजुकेशन अगर होगा डिजीज से रिलेटेड या कैसे जो होता है हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया जा सकता है, तो वो उतना ही ज़्यादा हेल्थ की तरफ आगे बढ़ता है और वेलनेस की तरफ जाता है। तो अगर लोअर एजुकेशन होगा, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन लिंक्ड विद द पुअर हेल्थ एंड मोर स्ट्रेस एंड लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वो इस तरीके से हेल्थ को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। एंड अगला क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, सेफ वाटर, क्लीन एयर, हेल्दी वर्क प्लेस। मतलब वही है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि ह्यूमंस का जो सराउंडिंग के बीच में बैलेंस होता है वो कितना अच्छा मेंटेन होता है, ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना हेल्दी होगा। ठीक है, जितना अच्छा बैलेंस होगा वो उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। ठीक, तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट उस पर बेस्ड है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, सेफ हाउस, कम्युनिटीज एंड रोड ऑल कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। अगला फैक्टर है सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स। ठीक है, सोशल डोमेन्स ऑफ हेल्थ के बारे में मैंने बताया था कि जितना अच्छा आपका सोसाइटी के लोगों के साथ बैलेंस होगा, जितना अच्छा उतना अच्छा हेल्थ सिस्टम होगा। ठीक है, हेल्थ होगा। ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज इज लिंक्ड विद बेटर हेल्थ। ठीक है, अगला जो फैक्टर है वो क्या है, कल्चर। ठीक है, कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, साइको सोशियल जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली इस फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, वो अच्छे से इसे डिफाइन करता है। ट्रेडिशन एंड बिलीफ ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी ऑल अफेक्ट टू द हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो हो गया हमारा, ये बेसिकली कैसे होगा, द इनहेरिटेंस प्लेज ए पार्ट टू डिटरमाइन लाइफ स्पेन। मतलब इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इतने सारे डिजीजेज हैं अब हो चुके हैं कि वो जेनेटिकली जो होते हैं वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसा कोई जीन जो होता है पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आ जा रहा है, तो बीमारी ना होते हुए भी उसे जन्मजात हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक बीमारी हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी जो होती हैं डिजीजेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो होता है ये भी हेल्थ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हेल्दीनेस एंड लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेस। ठीक है, तो जेनेटिक इस तरीके से जो होता है वो हेल्थ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जो फैक्टर इसमें आ गया, हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज वही है, अब अगर जितने भी हमारे जो होते हैं कम्युनिटी में लोग होते हैं, अगर हर लेवल पे जो होता है उन्हें हेल्थ सर्विसेज इजीली एक्सेस वो कर पा रहे हैं तो फिर अच्छा है। अगर वो होगा तो फिर अगर साइन एंड सिम्टम के लेवल पर वो हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो वो न्यूट्रल पॉइंट से होते हुए हेल्थ की तरफ आगे बढ़े। ठीक, लेकिन अगर हेल्थ सर्विसेज पुअर है, उन्हें प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, साइन एंड सिम्टम हमारा जो होगा वो और ज़्यादा सीवियर होगा और वो डिसेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो होता है ये फैक्टर इस तरीके से क्या होता है, हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं इस तरीके से हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अगला जो है वो क्या है, जेंडर। Men and women suffer from different type of disease at different age of their life। देखिए जो जेंडर है बेसिकली कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो बेसिकली वुमेन्स को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेंस को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये कई सारे जो होते हैं कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जेंडर भी एक फैक्टर होता है जो कि हेल्थ को एक तरीके से प्रभावित कर सकता है। ठीक, अब जो होता है ये फैक्टर हमारे खत्म हो गए। ठीक, कैसे जो होते हैं वो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब अगला जो हम टॉपिक हम पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, इलनेस। ठीक, हेल्थ हमारा खत्म हुआ, अब इलनेस को हम समझते हैं। इलनेस क्या है, ठीक, इलनेस का मीनिंग है, इलनेस इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। सब्जेक्टिव फीलिंग का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव का फीलिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। ठीक है,
किसी भी पर्सन, ठीक है, पर्सन से ओरिएंटेड है, कोई सिंगल पर्सन, जैसे कि मैं हूं, अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, ऑफ बीइंग अनवेल और एक्सपीरियंसिंग पुअर हेल्थ, ठीक है, वेदर ड्यू टू डिजीज, मेंटल स्ट्रेस और अदर फैक्टर। जैसे हमारा हेल्थ है, ठीक है, जैसे हमने हेल्थ को जो होता है मल्टी डायमेंशंस में जो होता है एक्सप्लेन किया था कि वो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, वैसे ही हमारा इलनेस भी है, ठीक है। अगर आप को डिजीज नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। हो सकता है आपका कोई हेल्थ का कोई और डोमेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ठीक। तो इलनेस भी उसी तरीके से जो होता है डिफाइन करता है। इवन विदाउट ए डायग्नोस्ड डिजीज ए पर्सन कैन फील इल। अगर कोई डिजीज उसको डायग्नोस नहीं हुआ है तो फिर भी वो जो होता है इल फील कर सकता है, क्योंकि हेल्थ जो होता है वो लिमिटेड नहीं है डिजीज तक, ठीक है, वो ब्रॉड है, वो कई सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, ठीक। आगे इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ इलनेस, कितने टाइप के इलनेस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ये जो आपको दो टाइप दिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक। सडन ऑनसेट होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सडन ऑनसेट होगा। एग्जाम्पल फीवर, फ्लू एंड कोल्ड, ठीक है, जो कॉमन हमारा जो होता है इन्फेक्शन हो गया मान लीजिए, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया तो उसमें जो होता है फीवर, फ्लू और कोल्ड इस तरीके से सिम्टम्स जो होते हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं, ये एक्यूट इलनेस का एक एग्जाम्पल है, बेसिक सा, ठीक। दूसरा जो है वो क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस क्या है, इसमें कोई भी डिजीज जो होता है वो ये मोर देन मंथ्स जो होता है, ईयर, मोर देन ईयर जो होता है वो 1 से 2 साल 3 साल तक परसिस्ट करती है, लंबे समय तक परसिस्ट करती है, इसके साइन एंड सिम्टम, ठीक। तो ये हमारा क्रोनिक इलनेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग, ऑफ्टन लाइफ लॉन्ग। एग्जाम्पल में क्या है इसका, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया एंड अस्थमा हो गया, ठीक है, तो ये लंबे समय तक चलने वाले डिजीजेस होते हैं, तो क्रोनिक इलनेस हो गई। अगला हो गया मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का नाम लेते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है, अफेक्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक। एग्जाम्पल में इसका क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सिजोफ्रेनिया, मतलब वही है कि मेंटल इलनेस होना, ठीक, मेंटल डिसऑर्डर होना। अगला जो है इलनेस टाइप वो क्या है, साइकोसोमैटिक इलनेस। साइकोसोमैटिक इलनेस क्या है, फिजिकल सिम्टम कॉज्ड और वर्सन बाय मेंटल स्ट्रेस, एग्जाम्पल स्ट्रेस कॉजिंग स्टमक अल्सर, ठीक है। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, साइकोलॉजिकल डोमेन अगर डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बॉडी में क्या ऐसे अल्टर्ड सिम्टम एंड अल्टर्ड कंडीशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कोई भी पर्सन अनहेल्दी फील करता है, तो बेसिकली साइकोसोमैटिक इलनेस वही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें स्ट्रेस कॉजिंग स्टमक अल्सर एक बताया गया है। अगला जो टाइप है, अच्छा ठीक, टाइप्स हमारे खत्म हो गए। अब इसमें आ गया कॉजेज ऑफ इलनेस। तो कॉजेज ऑफ इलनेस क्या हो सकता है, तो जैसे आप हेल्थ का आप बात समझ रहे थे, जितने भी उसके क्या है डोमेन्स, आपका मेंटल हो गया, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, ठीक, इमोशनल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, जितने भी हो गए, अगर एक एक लेवल पे कोई भी अल्टरेशन होता है तो फिर क्या होगा, डिजीज होगा, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इसका रखिएगा। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स है, फिजिकल कॉजेज, ठीक है, इसमें फिजिकल कॉजेज में क्या क्या है, इंजरीज, बर्न, रेडिएशन, टेम्परेचर स्ट्रीम्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिजिकल मतलब आपकी बॉडी को कैसे जो होता है प्रभावित कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपके फिजिकल कॉजेज में आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किन बर्न फ्रॉम फायर और केमिकल्स, ठीक है। अगला क्या कॉजेज हो सकते हैं, केमिकल कॉजेज। केमिकल कॉजेज में क्या है, एक्सपोजर टू द हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स, एग्जाम्पल पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोज, ठीक है। तो केमिकल्स जो होते हैं इस तरीके से इलनेस कॉज करते हैं। अगला क्या, अगला जो हमारा कॉज है वो बायोलॉजिकल कॉजेज है। बायोलॉजिकल कॉजेज की बात आ गई तो हमारा ये रिलेटेड हो गया हमारे वेरियस ऑर्गेनिज्म से जिनकी इन्फेक्शन की वजह से डिजीजेज होते हैं। तो उसमें क्या है हमारा, बैक्टीरिया आ गया, वायरसेस आ गए, फंगी एंड पैरासाइट आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक। तो ये हमारा आ गया बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इलनेस, ठीक। न्यूट्रिशनल कॉजेज, ठीक है, न्यूट्रिशनल अगर पुअर डाइट है, मल न्यूट्रिशन है और ओवर न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक एग्जांपल दिया गया है एनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी,
ठीक है। न्यूट्रिशन कॉजेज भी हो सकता है इलनेस के लिए, जेनेटिक एंड हेरिडेटरी, ठीक है। हेल्थ फैक्टर भी बताया गया कि कैसे जो होते हैं जीन जो होते हैं वो मदर से पेरेंट्स जाते हैं और उसकी वजह से जो होता है वो इलनेस कॉज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और भी कई सारे हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक, हीमोफीलिया, और भी डिजीजेज हैं जो कि जेनेटिकली जो होते हैं लोगों में। एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज, साइकोलॉजिकल में हमारा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जितने भी आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आ गए, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब आ जाएंगे इसमें साइकोलॉजिकल कॉजेज में। एंड लाइफस्टाइल कॉजेज, लाइफस्टाइल में अनहेल्दी स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होगा, एम्फाइसीमा, अस्थमा जैसी बीमारी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एग्जाम्पल में हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया लाइफस्टाइल कॉजेज। तो ये हमारे कुछ कॉमन कॉजेज हो गए जिसकी वजह से जो होता है कोई भी पर्सन जो होता है वो इल होता है, ठीक है, और उसका हेल्थ स्टेटस डिस्टर्ब होता है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो फैक्टर होते हैं। कोई भी पर्सन जब उन रिस्क फैक्टर से क्या होता है एक्सपोजर में आता है, उन रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में आता है, तो धीरे 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 जो होता है वो उसके हेल्थ जो होता है हेल्थ कंडीशन, हेल्दी कंडीशन में वो अल्टरेशन करने लगते हैं, ठीक। तो वो रिस्क फैक्टर में जो होता है हमारा पहला टाइप जो है वो क्या है? पहला टाइप हमारा मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, मतलब इनको जो होता है अगर आप टाइम पे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो आप उनको मॉडिफाई करके आप कैसे वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या फैक्टर है जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है? पहला है अनहेल्दी डाइट, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड अनहेल्दी डाइट है तो आप उसको हेल्दी बनाओ, ठीक। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी की लैक है तो आप फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइजेस करो ताकि आप हेल्दी रहो, ठीक। स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हटाओ अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटी से। ओबिसिटी, ठीक है, ओबिसिटी है तो फिर क्या करना है? आपको कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एंड पुअर हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना है ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इनको क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला जो टाइप है हमारा दूसरा टाइप वो क्या है? नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, इनको जो होता है चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या आता है? एज, ठीक है। तो एज के साथ डेवलप होने वाली डिजीजेज लाइक रिस्क इंक्रीजेज विथ एज, कई सारे डिजीजेज हैं जिनका जो होता है एज के साथ वो बढ़ जाती हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में जो होता है हमारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि जनरली वो डेवलप हो ही जाएंगे, ठीक है। अब एज को रिवर्स तो किया ही नहीं जा सकता, ठीक। जेंडर, सम इलनेस आर मोर कॉमन इन मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे इलनेस है जो कि मेल्स को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फीमेल्स को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जेंडर भी जो होता है वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, इसे भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार जो जीन्स जो होता है वो पेरेंट्स से बच्चों में चले गए तो चले गए, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एंड एथेंटिसिटी, इसमें क्या है? सम डिजीजेज आर मोर कॉमन इन सर्टेन एथनिक ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली जो होते हैं किसी ग्रुप से रिलेटेड हैं, उनमें जो होता है जनरली वो पाए जाते हैं, पर ये जो होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर जो होते हैं हमारे ये रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे हो गए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अगला जो है हमारा टॉपिक वो क्या है? हमारा स्टेजेस ऑफ इलनेस, ठीक है। इलनेस बिहेवियर के क्या क्या स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस में जो होता है कोई भी पर्सन अपना एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है जब वो बीमार होता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ गया सिम्टम एक्सपीरियंस और दूसरा क्या है? अजम्पशन ऑफ सिक रोल। सिम्टम एक्सपीरियंस में क्या होता है? द पर्सन नोटिस समथिंग इज रॉन्ग, एग्जाम्पल पेन, फीवर, ठीक है। अगर कुछ हुआ उसे, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो उसे क्या होगा? पेन और फीवर हुआ, उसने नोटिस किया कि हाँ कुछ तो मुझे गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए, जो मेरे नॉर्मल कंडीशन से अलग है। दे मे ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपन, तो वो क्या करते हैं? उसे समझने की कोशिश करते हैं, ये पहले स्टेज में। सेकेंड जो स्टेज होता है द पर्सन एक्सेप्ट दे आर सिक, इसमें क्या करते हैं? पर्सन स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो बीमार हैं। दे मे रेस्ट, अवॉइड वर्क एंड एक्सपेक्ट केयर और सिंपैथी,
इस कंडीशन में किस तरीके का बिहेवियर ये दिखाते हैं, रेस्ट करेंगे, ठीक है, अवॉइड करते हैं काम करना, और उन्हें क्या होती है, केयर और सिंपैथी की नीड होती है इस कंडीशन में। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। इसी में क्या है, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, ठीक है, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, द पर्सन सीक्स प्रोफेशनल हेल्प, डॉक्टर नर्स, एंड दे वांट टू कंफर्म द इलनेस एंड गेट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें जो होता है आकर वो मेडिकल केयर जो होता है वो कांटेक्ट करता है, एंड डिपेंडेंट पेशेंट रोल, ये जो होता है हमारा, ये तीसरा हमारा जो होता है ये स्टेप में बताया गया है, और जो होता है चौथे में जो बताया गया है वो डिपेंडेंट पेशेंट रोल, मतलब क्या है, अब उसे क्या हो गया, द पर्सन एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट प्लान, मतलब ट्रीटमेंट प्लान जो भी बताया गया है उसे डिजीज से रिलेटेड वो उसे एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट रोल, वो नर्सेस पे जो भी प्रोफेशनल है उन पे क्या है, डिपेंडेंट हो गया है। दे फॉलो एडवाइस, टेक मेडिसिन एंड डिपेंड ऑन केयर गिवर, ठीक है, वो उनके जो भी जो होते हैं गाइडेंस है, जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करेगा, उनके अकॉर्डिंग जो होता है काम करेगा हेल्दी रहने के लिए, ठीक। रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन लास्ट हमारा स्टेप है, इसमें क्या है, ठीक, इसमें क्या है, द पर्सन रिकवर्स एंड रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज, इसमें पर्सन नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आता है, एंड दे लीव द सिक रोल एंड रीअज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो उनका एक सिक रोल जो बिहेवियर होता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड जो होते हैं एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्या करते हैं इस कंडीशन में, इस स्टेप में वो जो होते हैं हट जाते हैं, और क्या करते हैं फिर से पहले हेल्थी स्टेटस में जो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिर से प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाती हैं, और वो उसको जो होते हैं प्रॉपरली फिर से करने लगते हैं जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसी में जो है इसको जो होता है चार्ट फॉर्म में मैंने बताया है, ठीक है, जो हमारा सिम्टम एक्सपीरियंस स्टेप है इसको चार्ट फॉर्म में बताया, जब भी आप पेपर में लिखें अगर आप चार्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स इसमें मिलेगा, तो ज़रूर इसको देख लेते हैं। एक्सपीरियंस सिम्टम इंडिकेशन ऑफ इलनेस, ठीक है, इस स्टेप में क्या होता है, जो भी आपके सिम्टम्स आते हैं उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है पर्सन, ठीक। एग्जिबिशन ऑफ इलनेस इन फॉर्म ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट एंड फीवर, ठीक है, इस तरीके के सिम्टम्स उसे क्या होंगे, ये महसूस होने लगेंगे। उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, उसके बाद इसके पास दो रास्ते होंगे, ठीक। पहला क्या होगा, सिम्टम इज शॉर्ट टर्म देन ओनली सेल्फ केयर, अगर सिम्टम शॉर्ट टर्म है लाइक फीवर हो गया, ठीक है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, 2-3 दिन में अगर अगर केयर कर लो घर पे तो वो ठीक हो जाएंगे, तो क्या करेगा वो सेल्फ केयर, एंड नो फर्दर एक्शन डन, और क्या करेगा घर पे रेस्ट करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, इस तरीके का बिहेवियर पहला ये दिखाएगा, ठीक। दूसरा बिहेवियर क्या दिखाएगा, सिम्टम इज लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस देन पर्सन एंटर्स इन द नेक्स्ट स्टेज 2, ठीक है, अगर सिम्टम क्योर नहीं हो रहा है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, रेस्ट करने से नहीं ठीक हो रहा है, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, हमारा स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं क्या है, तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, पर्सन फील सिक एंड लुक्स फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स, वो फील करता है पर लोगों से भी कंफर्म करता है, ठीक है, क्योंकि अब साइन एंड सिम्टम उसमें आने लगेंगे तो लोग जो होते हैं उसके साइन क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, मेजर कर पाएंगे। एज्यूम्स सिक रोल एंड फोकस ऑन सिम्टम एंड बॉडली फंक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, अब उसे कंफर्म हो चुका है तो वो क्या करेगा, ये उसके अंदर भावना आ जाएगी कि हाँ मैं सिक हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर वो शो करने लगेगा, ठीक। अब क्या है इसमें 3 में डिवाइड किया गया है इसके बिहेवियर को, ठीक है, 3 में डिवाइड। पहला बिहेवियर क्या है, डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता, हो सकता है कि वो डिनाई ही कर दे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या करेगा, ये हमारा पहला हो गया, पहला बिहेवियर, ये पहला बिहेवियर हो गया। दूसरा बिहेवियर क्या दिखाएगा, ओवर द काउंटर परचेज द ड्रग, दूसरा बिहेवियर ये दिखाएगा कि वो जाएगा, वो बाहर से दवा लेगा, खाएगा और सोचेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक। और तीसरा बिहेवियर क्या करेगा, ठीक है, तीसरा बिहेवियर जब ये नहीं ठीक होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर उसकी डिजीज नहीं ठीक हुई तो क्या करेगा, सीक्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हेल्प, तब वो हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर को दिखाएगा
और अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है। एंटर्स द नेक्स्ट स्टेज 3, और उसके बाद क्या होगा, वो स्टेज नंबर 3 में जाएगा, ठीक है। स्टेज नंबर 3 में क्या है, ठीक है, स्टेज नंबर 3 में होगा डायग्नोसिस इज कंफर्म्ड बाय हेल्थ केयर टीम। जो भी हमारा डॉक्टर है, जो भी हमारे प्रोफेशनल हैं, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम को एनालाइज करेंगे और उसका डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, ठीक। अब इसका बिहेवियर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला बिहेवियर क्या आ जाएगा, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टेंस। अब मान लो कोई ऐसा डायग्नोसिस हो गया उसे, ठीक है, जो कि हो सकता हो बहुत ही लंबे समय तक परसिस्ट करे, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा टफ हो, मान लीजिए कैंसर हो गया और जिसमें रिकवरी के चांसेस कम हो, ठीक है। तब क्या होगा, मान लीजिए उसे कैंसर हो गया, उसने सुना कि हाँ मुझे कैंसर है, तो अब तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज ट्रबलिंग, ठीक है। इस तरीके की जो होता है वो बिहेवियर्स फीलिंग्स आने लगी। अब क्या होगा, मे टेक सेकेंड ओपिनियन और डिनाई डायग्नोसिस, ठीक है। हो सकता है वहां पर वो एक्सेप्ट ना करके वो अदर कहीं चला जाए, किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे प्रोफेशनल के पास। हो सकता हो कि मुझे बिलीव नहीं है कि मुझे ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो वो दूसरे के पास भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये इसमें बिहेवियर दिखाता है, ठीक। तो हमारा इलनेस ऑफ बिहेवियर जो होता है, इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में कोई भी पर्सन शो करता है। अगला जो होता है हमारा फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इलनेस बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा कल्चरल बिलीफ हो गया, सेम हमारे वही फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ एंड इलनेस को प्रभावित करते थे, सेम फैक्टर वही है जो यहाँ पर इलनेस बिहेवियर को भी प्रभावित करेंगे। पहला हमारा कल्चरल बिलीफ हो गया, सम कल्चर प्रिफर होम रेमेडीज बिफोर सीकिंग डॉक्टर। मतलब वही है, अगर उसे रियलाइज हो गया कि हाँ मुझे कुछ तो हुआ है, मुझे कोई तो बीमारी हुई है, सिम्टम्स जो होता है वो देख पा रहा है, तो वो क्या करेगा, कल्चरल बिलीफ अगर उसमें है तो वो जो भी उसके होम रेमेडीज है उसे फॉलो करेगा ठीक होने के लिए। अगला क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। ए मोर एजुकेटेड पर्सन मे रिकॉग्नाइज सिम्टम फास्टर। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है वो जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा, वो जल्दी जाएगा एक्सपर्ट्स के पास ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। एक्सेस टू हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, ठीक है। जितना अच्छा एक्सेस होगा हेल्थ केयर का, उतना अच्छा जो चांसेस होगा कि कोई भी पर्सन जो होती है वो जल्दी से जल्दी किसी भी इलनेस से वो बाहर आ जाए, ठीक है। और उसमें जो होता है फर्दर इलनेस बिहेवियर के एडवांस स्टेज डेवलप ना हो, ठीक। अगला जो फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेम एज पहले की तरह ही, ठीक। पुअर इंडिविजुअल माइट डिले सीकिंग हेल्प, ठीक है, उन्हें जो होता है हेल्प लेने में डिले हो सकता है। तो इससे क्या होगा, उनके जो भी साइन एंड सिम्टम है जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाएंगे। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पास्ट इलनेस इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल रिएक्ट टू न्यू सिम्टम। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो बीमार हुआ, ठीक है, पहले तो वो ठीक हो गया कुछ समय में, पर अगर दोबारा उसे बीमारी हुई, मान लीजिए वो कोई दूसरी हो पर सिम्टम थोड़े बहुत उससे मैच करते हो, तो वो समझेगा नहीं क्या ही ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, इतने में ही ठीक हो जाएगा, पिछली बार भी तो ठीक हुआ था। तो इस तरीके से उसके बिहेवियर को देखिए ये प्रभावित कर रहा है, तो वो आगे ट्रीटमेंट के लिए जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो इस तरीके से प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होती है वो इलनेस बिहेवियर को प्रभावित करती है, ठीक। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, फैमिली कैन इनकरेज और डिस्करेज सीकिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। फैमिली जितना अच्छा सपोर्ट करेगी वो उतना ज़्यादा, क्योंकि कोई भी ह्यूमन हो जब भी वो बीमार होता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट, लोगों के सपोर्ट, फैमिली के सपोर्ट की नीड होती है, ये बिहेवियर उनमें आता ही आता है, ठीक। तो ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट उस टाइम पे मिले ताकि डिजीज़ का कोई भी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ना हो लोगों में और लोग हेल्दी रहें, ठीक। तो ये हमारे हो गए फैक्टर। अब अगला टॉपिक हमारा है क्या इम्पैक्ट होगा किस पे, पेशेंट पे। सबसे पहला इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं पेशेंट पे, फिर हम पढ़ेंगे कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक। तो अब इलनेस हो गई तो क्या इम्पैक्ट होगा, फिजिकल इम्पैक्ट। फिजिकल इम्पैक्ट में क्या है, पेन, वीकनेस, टायर्डनेस में लूज एबिलिटी टू डिले टास्क। पेशेंट पे क्या होगा, उसका बॉडी फंक्शंस जो होगा, उसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, अल्टर होगी, और ये इस तरीके के जो होते हैं साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक। इमोशनल इम्पैक्ट,
इमोशनल में स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर एंड डिप्रेशन, इस तरीके का साइकोलॉजिकल अल्टरेशन देखने को मिलेगा। वरी अबाउट रिकवरी इन द फ्यूचर। ठीक, सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट देखिए ये सारे जो होते हैं हेल्थ के जितने भी डोमेन्स थे, ठीक है, बेसिकली वही अल्टर हो रहे हैं, उसी के इम्पैक्ट इसमें बताए गए हैं। ठीक, आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज एंड मे मिस वर्क और स्कूल, इस तरीके का उनमें प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट्स में। अब आते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल स्टेज। ठीक है, पेशेंट अगर कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा वर्स है तो उस पर इस तरीके का जो होता है बर्डन आ सकता है, फाइनेंशियल बर्डन एंड लॉस ऑफ इनकम इफ़ अनेबल टू वर्क। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो बीमार बहुत लंबे समय तक हो गया तो हो सकता है उसका जॉब एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो छूट जाए या फिर उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज ना रहे, तो ये भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट पेशेंट पे डाल सकता है। रोल चेंज, द पेशेंट में नो लॉन्गर फुलफिल यूजुअल रोल्स लाइक वर्किंग एंड पेरेंटिंग। ठीक है, रोल चेंज हो सकता है, बहुत लंबे समय तक बीमारी की वजह से हो सकता है उसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल डोमेन अल्टर हो जाए, तो हो सकता है उसका जो रोजमर्रा के काम है वो फिर से नॉर्मली वो ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इम्पैक्ट पेशेंट पे होता है। अगला जो होता है इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं कैसे फैमिली पर होता है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को फैमिली में अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर्सन के साथ साथ उसके लोग जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो उसमें फैमिली में सबसे पहला उनके इमोशनल कंडीशन पे अल्टरेशन होगा, तो फैमिली मेम्बर्स में फील वरीड, सैड और हेल्पलेस। ठीक, फाइनेंशियल प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट, लॉस इनकम इफ द पेशेंट वाज अर्निंग। ठीक, इस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन भी होगा एंड टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली में नीड टू केयर फॉर द पेशेंट फुल टाइम एंड मोर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स। मतलब ये है कि कुल मिला जुला के जो होता है इसमें पहले तो हमारे जो भी डोमेन्स जो होते हैं हेल्थ के उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा हमारा जो होता है टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन उन पे फैमिली पे बढ़ जाएगा अगर कोई भी पर्सन लंबे समय तक बीमार हो रहा है। ठीक, सोशल लाइफ, सोशल लाइफ पे भी उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेस टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड फैमिली में फील आइसोलेटेड। ठीक, वो एक ही जो होता है घर में रहेंगे, एक ही पर्सन पे लगे रहेंगे, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो सोसाइटी में इंक्लूड होकर कोई भी कंट्रीब्यूशन करे। चेंजेस इन रिलेशनशिप, स्ट्रेस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि वो रोज रोज एक ही इंसान की केयर कर रहे हैं, बहुत जो होता है एक ही जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा उनमें जो होता है इरिटेशन आने लगेगा और उनका जो साइकोलॉजिकल डोमेन है वो अल्टर होगा हेल्थ का। तो इस वजह से जो होता है वो फैमिली मेम्बर्स पे भी जो होता है एक प्रेशर होता है इसकी वजह से, और इट मे ब्रिंग द फैमिली क्लोजर थ्रू सपोर्ट। ठीक, तो ये हमारे हो गए इम्पैक्ट ऑन फैमिली। ठीक, तो आज जो होता है हमारा यहाँ चैप्टर हेल्थ एंड इलनेस जो होता है ये हमारा कंप्लीट हो रहा है नर्सिंग फाउंडेशन का। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी आया हो तो आप उसको ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, और अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं कि आगे मैं नर्सिंग फाउंडेशन में और क्या नया इंक्लूड कर सकती हूँ और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।